जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रेजेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेक या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 62। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो पारित किया जा सकता है साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। कौन सी वीटो शक्ति है जिसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, बताइए। तो विशेषित वीटो शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो इसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। तो वित्त विधेयक को 75 दिन के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, बताइए। तो वो है 14, लेकिन 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये जो है ये सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30 और अनुच्छेद 14 जो है भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। 5 है, निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। तो कौन सी ऐसी समिति थी जो चुनावी खर्च सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। तो वो समिति थी इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन सी? इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने दिनों का। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। यदि उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है, यानी वो कार्य अगर 6 वर्ष कर लेते हैं तो उन्हें चेंज कर दिया जाएगा, या फिर उनकी जो एज है वो अगर 65 वर्ष हो जाती है तो उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। जो पहले हो जाएगा वो मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। तो संघ संबंधी नियम तथा आचरण पूछ रहा है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये है विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलान करें भूमि और उपयोग। कौन सी भूमि का उपयोग क्या है? ठीक है, देखते हैं। क्षेत्र जो है, क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। वास्तु बोलते हैं वास करने योग्य भूमि को वास्तु बोलते हैं। खिल्य बोलते हैं बंजर भूमि को, और अपरहत जो है वो बोलते हैं जंगली भूमि को। तो ये तो सामने सामने हो गया। क्षेत्र बोलते हैं कृषि योग्य भूमि को, वास्तु बोलते हैं वास योग करने भूमि को, और खिल्य बोलते हैं बंजर भूमि को, और अपरहत बोलते हैं जंगली भूमि को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे। तो बौद्ध विहार बनाने के लिए देवपाल ने किसे 5 गांव दिए थे, बताइए। तो ये दिए थे बालपुत्र देव को। किसे दिए थे? बालपुत्र देव को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है। सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, यानी निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ठीक है। तो ये कौन थे? तो ये थे कबीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है। तो क्या है वक्तव्य? फिर से पढ़ते हैं एक बार। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य किनका है। तो यह वक्तव्य है भगत सिंह का। किनका? भगत सिंह का। क्वेश्चन नंबर 12, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था उसे किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो वो दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के क्रांतिकारियों ने। ठीक है। आप नाम बता दीजिएगा इन्हें, जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अतिवादी लोकतंत्र दल यानी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रेडिकल या फिर अतिवादी लोकतंत्र दल पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी एम एन रॉय के द्वारा। किनके द्वारा? एम एन रॉय।
क्वेश्चन नंबर 14 है श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य। किनके मध्य? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध इनमें से किस देश से था? तो ये था अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 16 है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, ये बताइए। तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। इनके दौरान लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था क्या? तो इस प्रथा को कहा जाता था ददनी। क्या कहा जाता था? ददनी। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा या पेशगी के रूप में धनराशि दे देते थे। ठीक है, तो इस प्रथा को कहते थे ददनी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1865 में नहीं हुई थी। तो यही सुमेलित नहीं है। और आप बताइए कमेंट में कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। नहीं आता है तो गूगल से सर्च करके, कहीं से भी सर्च करके आप ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है, अगर आप कमेंट में एक बार लिख देते हैं तो आपको वो लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, ये सही है। आर्य समाज 1875 में हुई थी, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन 1897 में हुई थी। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी, आर्य समाज 1875 ईस्वी, रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो कौन सी तिथि थी जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, बताइए। तो वो तिथि थी 22 दिसंबर 1939। क्या थी? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्वेश्चन नंबर 20 है द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन था? लियोनल कॉर्टिस। मैंने पहले भी बताया है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता था लियोनल कॉर्टिस। क्वेश्चन नंबर 21 है प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्याज में जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। इनके कारण एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 22 जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो जल का त्रिक बिंदु ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 23 जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 24 प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो इसमें प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, बाकी और प्रकाश की चाल, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति जो है प्रकाश के आवर्तन की क्रिया में नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 25 है NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग करते हैं NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए, यानी अलग करने के लिए? कौन सी विधि? उदरपातन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान कर देते हैं। सबसे पहला है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है? कीटनाशी है, कल भी बताया था मैंने। पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है? उर्वरक है। और मेलाथियान क्या है? फंगसनाशी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो कौन सा जीवाणु है जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? वो है एगेरिकस। एगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है? तो कौन सा है जो मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन पढ़ने पे पता चल जाएगा। रक्तदाब का नियंत्रण करना, ये तो है। हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करना, ये भी है। उपापचय का नियंत्रण करना, ये भी है। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, ये जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है। देखिए रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करना और उपापचय का नियंत्रण करना, ये तीनों कार्य जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा का है। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है, बताइए। यह है सिस्ट्रोन। क्या है? सिस्ट्रोन।
क्वेश्चन नंबर 30 है, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है कहाँ पर? तो स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? यह है कैल्सिटेनोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो कौन कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ये बताइए? मानव वृद्धि हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये तीनों जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है बताइए? वो है बोरोन। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनी होती है? तो शरीर की जो विभिन्न ग्रंथियां हैं वो बनी होती है उपकला ऊतक से। कौन सी ऊतक? उपकला ऊतक। क्वेश्चन नंबर 34, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंडवाहिनी नलिका को। किसको? डिंडवाहिनी नलिका को मुख्य जनन अंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क है? अटकामा। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो स्ट्रेट ऑफ जोहोर जो है वो किन देशों को अलग करता है बताइए? तो वो अलग करता है सिंगापुर और मलेशिया को। किसको? सिंगापुर और मलेशिया को। क्वेश्चन नंबर 37 है, इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है बताइए? ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38 है, नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच। किसके बीच? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच नाजका प्लेट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था? कौन सा पहला भारतीय उत्पाद? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था बताइए? तो यह है दार्जिलिंग की चाय जिसे जीआई टैग मिला था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला पाया जाता है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो भारत में जो है विंध्यन प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। कौन सा? विंध्यन। क्वेश्चन नंबर 42 है, गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी सहमति है जो समान सहमति पाई जाती है गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच बताइए? तो ये है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। क्वेश्चन नंबर 43 है, सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इनमें से किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी किस समिति की सिफारिश पर? हिल्टन यंग समिति। कौन सी? हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर के रूप में वृद्धि की जाती है तो क्या? अगर वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध किससे है? वो है आयकर से। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो SEZ का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। स्पेशल इकोनॉमिकल जोन की स्थापना कहाँ की गई थी प्रथम बताइए? तो ये की गई थी कांडला में। कहाँ? कांडला में। क्वेश्चन 48 है, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अपना भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है। तो ये जो सुरक्षा परिषद के टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 49 है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा G7 का देश है? G7 का सदस्य देश है बताइए? कौन सा देश है जो G7 का सदस्य देश है? इटली जो है वो G7 का सदस्य देश है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है किसमें? तो वो किया गया है द्वितीय अनुसूची में। किसमें किया गया? द्वितीय अनुसूची में। दूसरा है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में। शपथ का उल्लेख है तृतीय अनुसूची में और वेतन एवं पेंशन का उल्लेख है द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है चौथे अनुसूची में। किसमें? चौथे अनुसूची में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किसमें? वो है पांचवी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किसमें है? छठी अनुसूची में है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है सातवीं अनुसूची में और 22 भाषाओं का उल्लेख है आठवीं अनुसूची में। ठीक है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। दल बदल संबंधी प्रावधान है 10वीं अनुसूची में और पंचायती राज संस्थान के कार्यों के 29 विषय प्रदान किए गए, वो है 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के जी में। ठीक है। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 का डब्लू में। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र कौन दिलाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश और त्याग पत्र वो दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। मुख्य न्यायाधीश शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और यहाँ भी देख लीजिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। और मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। राज्यपाल का शपथ जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो हाईकोर्ट के जज होते हैं, मेन जज वो, और राज्यपाल की जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति लेते हैं और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल और इसका त्याग पत्र भी राज्यपाल ही लेते हैं। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा और सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारी जो बिहार दरोगा 2023 के लिए सीरीज स्टार्ट है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए उसे हम सेट को कवर कर रहे हैं। तो वो सेट आपको संडे और वेडनेसडे बुधवार के 10 बजे सुबह में और संडे यानी रविवार की सुबह 10 बजे मिलती है। तो आपको वो सेट कल ही अपलोड कर दी गई है संडे के दिन और एक बुधवार के दिन अपलोड कर दी गई है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखें और अपनी पढ़ाई को अच्छे मन से करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।